मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो राजयोग बताए गए हैं वो विविध प्रकार के राजयोग जो है ग्रहों के द्वारा लग्न कुंडली या अन्य षोडश वर्ग की कुंडलियों में जो है बन के तैयार होता है और उनका अपना अलग अलग प्रभाव होता है। किसी के कुंडली में कुछ योग, किसी के कुंडली में ग्रह कुछ और योग बना के बैठे हैं। तो ये जो योग हैं टोटल, ये वैसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन जो प्रमुख राजयोगों के बारे में चर्चा की गई है वो 1108 कितने 1108 ये राजयोग की श्रेणी में आते हैं। फिर उनसे अगर कम करें तो फिर 108 की हम गणना कर लेते हैं। अब जब हम और महत्वपूर्ण राजयोग की बात करें कि अब कम से कम महत्वपूर्ण राजयोग कितने हैं टोटल, तो कहते हैं 64 है। फिर और महत्वपूर्ण की जब हम गणना करेंगे तो 32 राजयोग आ जाते हैं। ऐसे राजयोग की जो है लोगों ने अपने अपने मतानुसार, ऋषियों ने जो है, ज्योतिष आचार्यों ने जो है राजयोग को एक्सेप्ट किया कि ये राजयोग ज़्यादा पावरफुल है, ये राजयोग का इस दृष्टिकोण में ज़्यादा हेल्प है, सहायता है, मदद है और तरीका बहुत अच्छा है, इन ग्रहों के द्वारा बनता है, तो हमारे लिए ये बेहतर कार्य रहेगा। उन ऋषियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राजयोगों का विवेचना किया। तो आज उन्हीं में से हम राजयोग जो है 32 श्रेष्ठ राजयोगों में से एक राजयोग है ध्वज राजयोग। जो ध्वज यानी पताका, आप झंडा कह दीजिए, ठीक है, निशान कह दीजिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी भाषा में है शब्द मिलता है। जो सांस्कृतिक शब्द है वो है ध्वज, ध्वजा। अब इसका क्या अर्थ है और कौन से ग्रह के योग युति से, भाव से, राशि के संबंध से बनता है, इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ में इस पे हम बताएंगे कि इसका फल क्या है, वास्तव में ये बनने के बाद हमें प्राप्त क्या होगा। तो आज बड़ा वीडियो रोचक रहने वाला है मित्रों। हम ऐसे ही रोचक वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में मित्रों आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो ये राजयोग हमने हेडिंग डाल रखा है इस पे आप गौर फरमाएंगे, देखेंगे तो ध्वज का अर्थ होता है, ध्वज कहाँ होता है, या तो मंदिरों पे लगा होता है या फिर प्राचीन काल में जब युद्धिक समय होता था, युद्धकालिक समय होता था, तो लोगों के रथों के ऊपर ये लगा होता था। अब रथ के ऊपर ध्वज और मंदिर के ऊपर लगा ध्वज में बहुत अंतर है। मंदिर का अर्थ होता है दिखायमान, दर्शायमान, या हम ये मान के कि भैया लोगों को ये पता चल जाए कि ये कोई धार्मिक स्थल है, इस कारण से धार्मिक चिन्ह लगाने का अपना वो था। लेकिन सेम ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता था। जब युद्धकालिक समय होता था तो योद्धाओं के रथ पर जो है किस धर्म का पालन करने वाला ये योद्धा है उसके रथ पर जो है ध्वज लगा होता था। जैसे सूर्य पताका जो है भगवान राम के ध्वज पे लगा होता था, सूर्य पताका ही अर्जुन के रथ पे लगा होता था। तो इनका क्या अर्थ होता था? इनका अर्थ ये होता था कि जो जितना बलवान योद्धा होता था वो उतने ही जानदार और पावरफुल ध्वज का प्रयोग करता था, ध्वजा का प्रयोग करता था, पताका का प्रयोग करता था कि शत्रु दल जो है देख करके वो दहल जाए कि भाई ये आ रहे हैं अब सामने। तो हमारा प्रभाव जमाने का एक तरीका था, राजनीतिक तरीका था युद्धकालिक समय में प्रयोग करने का। तो धार्मिक तरीका भी हो गया और राजनीतिक तरीका भी हो गया और कूटनीतिक तरीका भी होता था ये। तो चलिए हम इसी पे चर्चा करेंगे मित्रों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सूत्र इसमें अप्लाई किया जाएगा तो जिसके कारण ये राजयोग संपन्न होगा। तो यहाँ पर जो सूत्र बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रह लग्न में आपके होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह आपके लग्न में उपस्थित होने चाहिए। अब 2 ग्रह हो जाएं, 3 ग्रह हो जाएं, 4 के चारों ग्रह शुभ ग्रह वहाँ बैठ जाएं तो इससे क्या होगा, लग्न आपका मजबूत हो जाएगा। और दूसरा क्या है
ध्वज का संबंध या तो अध्यात्म के जगत से होता है, ठीक है, या फिर गर्म माहौल युद्धकालिक समय से होता है, कूटनीति स्थितियों से होता है। तो इसका दूसरा जो भाव नैसर्गिक रूप से बनता है, प्रभाव यहां से हम दिखाते हैं, और बाकी जो चीजें हम करते हैं वो अष्टम भाव से करते हैं मित्रों, ठीक है। नवम भाव से भी कर लेते हैं, नवम भाव से भी कर लेते हैं, इसी प्रकार के लग्न और दूसरे भाव के भी कर लेते हैं। अब यहां महत्वपूर्ण वाली बात क्या है कि इन्हीं दो भावों में, अष्टम और लगन भाव में, हमारे लग्न भाव में ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रह उपस्थित हो जाएं और अष्टम भाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जाके बैठ जाएं। जैसे यहाँ इस कुंडली में देखोगे तो गुरु भी शुभ ग्रह में आता है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह में आता है, बुध भी शुभ ग्रह में आता है, ठीक है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण चीजें हैं, परंतु कुंडली में जो दो भाव मार्केस कहे गए हैं, दूसरा भाव और सप्तम भाव, ठीक है, तो मार्केस के स्वामी यहां पर लग्न में नहीं होने चाहिए। मार्केस के स्वामी जो है लग्न में उपस्थित नहीं होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म त्रिकोण कहा गया है 3 6 11, ठीक है, 3 6 11, या फिर एक सिंगल भाव नवम भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। 3 6 11 के स्वामी यहां नहीं होना चाहिए, या फिर जो है नवम भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद अगर 2 से 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तब क्या होगा कि ये राजयोग पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया मित्रों। अब कारण क्या है? कारण यह है कि ये इसको प्रभाव दिखाना है। कूटनीति में बुद्धि, मस्तिष्क, विचारधाराएं बहुत जरूरी हैं। तो इन भावों में अगर मार्केस का यहां पर उपस्थिति हो जाता है तो वो क्या करेगा? छेड़ता पैदा करेगा, वो छेड़ करेगा, ना तो वो प्रभाव आगे बढ़ने देगा, ना वो वाकपटुता वैचारिक स्थिति को आगे बढ़ने देगा, ना वो मस्तिष्क विचारधारा को आगे बढ़ने देगा, प्रभाव को ना आगे बढ़ने देगा, ठीक है, आंतरिक कमजोरियां पैदा करने का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव क्या होता है? ये राक्षसी प्रवृत्ति का भाव कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका संबंध पूर्वकालिक समय से, पूर्व जन्म का विचार भी करते तो अष्टम भाव से करते हैं। जो अवस्था सुषुप्ति और चेतन दोनों के मध्य स्थापित हो, उस अवस्था की बात कहते हैं इसको, कि भैया मरने मारने की स्थिति के अलावा ना तो मुझे जीने की चाह है, ना मरने का डर है। अब यहां पर कहीं ना कहीं अगर ये धर्म का अगर कारक यह जागृत हो जाता है, धर्म का अगर स्वामी अगर स्थिर हो जाता है, तब क्या होता है? इस भाव की स्थितियों को मारने का चालू काम करेगा। एक्चुअल में वो सुधार करना चाहता है, लेकिन हमारे लिए यानी कि इस भाव के लिए तो वो मारने की स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए इस भाव के स्वामी या फिर 3 6 11 जहां से हमारी इच्छाओं का जन्म होता है, उसका संबंध इस भाव से नहीं होना चाहिए। उसके उपरोक्त उसके बाद अगर 2 से 3 ग्रह, क्रूर पापी ग्रह यहां पर मिल जाते हैं मित्रों, तो ये राजयोग जो ध्वज नाम का राजयोग है कुंडली में पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया। चलिए अब जानते हैं कि इसका फल क्या होता है। अगर किसी कुंडली बन के तैयार हो तो इसका फल क्या होगा। सबसे पहले जो ग्रह होने चाहिए, इनमें कोई ना कोई 1 2 ग्रह, चाहे इस भाव वाले चाहे इस भाव वाले, अगर स्वराशि के हैं तो बल बढ़ेगा, पावरफुल बढ़ेंगे। तो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं तो पावर बढ़ेगा, उच्च के हो जाते हैं तो ये राजयोग मजबूत करेंगे, अंश बली हो जाते हैं तो राजयोग मजबूत करेंगे। ये स्थितियां भी हमें कॉमन रखनी है देखने के लिए। फल क्या होगा? विजय दिलाता है ये राजयोग, सफलता दिलाता है ये राजयोग, कूटनीतिज्ञ बनाता है व्यक्ति को, राजपुरुषों की श्रेणी में उनको स्थापित करता है, सेना नायक, नेतृत्व नायक, युद्ध नायक जो है बना के खड़ा कर देता है। व्यक्ति का प्रभाव डायरेक्टली शत्रु के हृदय को विदीर्ण करता है, डरवाता है, लोगों को डर पैदा करने का काम भी करता है, और मान मर्दन करता है। चेतावनी देने के टाइम भी ये अपना प्रभाव पूरी तरह दिखाता है मित्रों। एक चीज और, ये जिसके उसमें बनता है, लोगों का समर्थन उसको बहुत जबरदस्त प्राप्त होता है, तो ये समर्थन का भी राजयोग है, समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना जिसका पावरफुल ध्वजा होगा उसको उतना ही समर्थन मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास जय काफी ज्यादा होता है।
तो ये रहा मित्रों ध्वज राजयोग। ध्वज यानी पताका, झंडा आप कह दीजिए, निशान कह दीजिए, जो भी इस भाषा में समझें, बस उसके प्रभाव को हमें भाव को समझना है। ध्वज राजयोग का संपूर्ण विश्लेषण वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा मित्रों। जय सिया राम।